दोस्तों नमस्कार। आज 31 मई है और जैसा कि हम लोग अपने न्यूज़ एनालिसिस में करते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस को बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए जो भी न्यूज़ और आर्टिकल्स हमारे काम के होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और अभी जो हमारा इलेक्शन चल रहा था लंबा कैंपेन, तो उसका जो फाइनल फेज की जो कंप्लीट जो कैंपेनिंग थी वो कल ख़त्म हो गई है। और उसके बाद 48 आवर्स की जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, तो वो पीरियड अभी चल रहा है। तो इसमें किसी भी तरह के कैंपेनिंग के या किसी भी तरह के किसी माध्यम को इस्तेमाल करके प्रचार करने की इजाज़त नहीं होती है। और उस दौरान अपने प्रधानमंत्री साहब निजी आध्यात्मिक यात्रा के लिए साउथ का दौरा कर रहे हैं, कन्याकुमारी वगैरह के लिए। तो इसमें कहीं से भी कोई प्रचार नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसमें जो विपक्षी दल हैं, इंडिया ब्लॉक के जो भी पार्टीज़ हैं, उन्होंने इस पे सवाल उठाया है। और एक तरह से देखा जाए तो चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से ज़्यादा इसे मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए और इसका सभी को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो उनकी ये जो आध्यात्मिक जो यात्रा है, इसमें जो छोटे मोटे पड़ाव पड़ेंगे उनके बारे में जो हमारे काम के जानने लायक चीज़ें हैं वो हम जानते हुए चलेंगे। और प्रधानमंत्री साहब ने जो अपने मेडिटेशन के लिए जो जगह चुनी है वो है ध्यान मंडपम, जो कि बना हुआ है स्वामी विवेकानंद मेमोरियल के अंदर। और इसके बारे में ये कहा जाता है, जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद तैर कर यहाँ पर आए थे और उन्होंने 3 दिन तक यहाँ पर ध्यान लगाया था। ठीक है, और डेट बताया जाता है 25 से 27 दिसंबर 1892। ठीक है, तो इसके बारे में कहते हैं कि यहीं पर उनको जो भारत माता के बारे में जो उनकी जो आइडियोलॉजी डेवलप हुई थी वो यहीं पे हुई थी। ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंस इसीलिए भी है कि जैसे कहते हैं कि गौतम बुद्ध के जीवन में सारनाथ का जो महत्व है, उसी तरह से कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी इस जो यहाँ पे जो इन्होंने ध्यान किया था, इस शिला का ये इतना ही इम्पोर्टेंस ये रखता है। ठीक है, और जो ये भारत का जो दक्षिण छोर है, इस पे भारत की पूर्वी और पश्चिमी जो भी कोस्टल लाइन्स है वो यहाँ मिलती हैं। और हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, वो तीनों भी यहीं पे आके मिलती है। ठीक है, अब इसे निजी आध्यात्मिक यात्रा कहिए या जिस पीरियड में कैंपेनिंग नहीं करनी होती है उसका समझदारी पूर्वक इस्तेमाल कहिए। 2014 में भी जब चुनाव प्रचार खत्म हुए थे तो मोदी गए थे प्रतापगढ़ के दौरे पर, और प्रतापगढ़ का जो किला था वो कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहीं पर अफजल खान को घायल किया था। उसके बाद 2019 में भी उन्होंने ऐसा किया जब वो केदारनाथ की गुफा में गए थे ध्यान करने के लिए। और उसी के सीरीज में इस बार वो जा रहे हैं कन्याकुमारी में, वहाँ पे जो विवेकानंद जो रॉक म्यूजियम है वहीं पे अपना ध्यान लगाएंगे। ठीक है, और कहा जा रहा है कि मोदी साहब जो ये 133 फीट की जो बनी है संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा, उसके दर्शन के लिए भी जाएंगे। और आपको ध्यान होगा संत तिरुवल्लुवर बहुत बड़े तमिल पोएट और फिलोसोफर थे, और उनके याद में 15 या 16 जनवरी को मनाया जाता है तिरुवल्लुवर दिवस। और वो जनरली क्या, जो पोंगल का जो फेस्टिवल होता है उसी का एक तरह से कंटिन्यूएशन होता है। ठीक है, और तिरुवल्लुवर के बारे में ये कहा जाता है कि कुछ लोग उनको जैन धर्म से जुड़ा हुआ मानते हैं, कुछ लोग उनको हिंदू मानते हैं, और जो द्रविड़ हैं वो उनको एक संत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ये कास्ट सिस्टम है उसको पूरी तरीके से नकार दिया था। और उनके फेमस लिटरेचर की बात करें तो संगम लिटरेचर में उन्होंने लिखा था तिरुक्कुरल, ठीक है, जिसको कि आप वो भी कहते हैं कुराल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये संत तिरुवल्लुवर की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये लाहौर पैक्ट की बात अभी की गई है नवाज शरीफ के द्वारा, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि मौसम के तरफ से अच्छी खबर ये है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है वो अब दस्तक देने वाला है, और नॉर्थ ईस्ट केरला में अब इसकी
शुरुआत हो जाएगी 1-2 दिनों के अंदर। और साउथ वेस्ट मानसून के बारे में ये जानने की बात है कि भारत में 70% से ज़्यादा जो वर्षा होती है वो इसी साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा होती है। ठीक है, तो अब इसके कुछ राज्यों में इसके सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, कुछ राज्यों के लिए सामान्य से नीचे और कुछ राज्यों के लिए ठीक ठाक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अभी जो रफ़ा में जो इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस का जो एक्शन हुआ था, जिसके बारे में हमने कल चर्चा भी की थी, उस पर भारत ने अपना बयान जारी किया है और उसमें ये कहा है कि हमें किसी भी हालत में जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो केनिया का एक डेलीगेशन आया था अभी, जिन्होंने एमओयू साइन किया है अपनी जो एनटीसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसके साथ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। और आपको ध्यान होगा जो हमारा प्रोजेक्ट चीता हमने स्टार्ट किया है, उसके लिए हम केन्या से जो कुछ चीते लाने की भी बात आगे बढ़ा रहे हैं। और तो अभी जो हमने ये एमओयू साइन किया है, जनरली इसमें जो बातें हुई हैं वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की, कैपेसिटी बिल्डिंग की और नॉलेज शेयरिंग के रिगार्डिंग हुई है। और इसमें अभी चीतों के लेकर कोई बातचीत शामिल अभी नहीं है, लेकिन हम बैक चैनल इसमें बातचीत कर रहे हैं। और जो इसका फेज 2 होगा हमारे प्रोजेक्ट चीता का, उसके लिए हम बातें कर रहे हैं कि थोड़ा सोर्स जो है ना उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करने के लिए, तो हमने शुरुआत में नामीबिया से मंगाए, फिर हमने दक्षिण अफ्रीका से मंगाए, अब हम सोर्स को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश में हम केन्या से मंगा रहे हैं। और केन्या से मंगाने के पीछे एक तर्क ये दिया जा रहा है कि इंडियन जो क्लाइमेट है और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उससे प्रॉपरली एडप्ट होने के लिए सबसे बढ़िया चीते यहाँ से केन्या से ही साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हाल में आपको ध्यान होगा कि 17 सितंबर 2022 को हमारे यहाँ प्रोजेक्ट चीता की विधिवत शुरुआत की गई थी, जिसमें कि कुछ चीते लाए गए थे नामीबिया से और 8 चीते टोटल नामीबिया से लाए गए थे और बाद में हमने 12 फिर दक्षिण अफ्रीका से लिए। तो जो शुरुआती फेज था जो 17 सितंबर को जो जिससे कि स्टार्ट हुआ, उसमें 8 चीते नामीबिया से लाकर हमने उसे मध्य प्रदेश में एक जगह है श्योपुर और वहाँ पर है कूनो नेशनल पार्क। तो मोदी साहब ने उन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में रिलीज करके विधिवत इसकी शुरुआत की थी प्रोजेक्ट चीता की। ठीक है, बाद में हमने फिर दक्षिण अफ्रीका से फरवरी 2023 में 12 चीते वहाँ से लेकर आए हम। और बाद में फिर देखा गया, शुरुआत में तो खाली निगेटिव खबरें ये आ रही थी कि चीते मर गए, अडप्ट नहीं हो रहे हैं, कि उनके गले में जो कॉलर डाला गया है उसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो जा रहा है। लेकिन बाद में धीरे धीरे चीज़ें जब सेटल हो गई तो लगा कि वो अब एडप्ट हो रहे हैं और उनकी नई जनरेशन भी आगे आ रही है। ठीक है, और जनवरी में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि पिछले 1 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट चीता जो है हमारा अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसमें नए 11 जो शावक हैं उनका जन्म हुआ है और 3 शावकों की मृत्यु भी रिपोर्ट की गई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है कि हमारा प्रोजेक्ट चीता है वो बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहा है और इसमें हमें आगे बढ़ने की और इसके और विस्तार करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है, दुनिया का पहला 3D रॉकेट जिसको कहा जा रहा है और इसका नाम है अग्निबाण। ठीक है, इसकी सफल लॉन्चिंग हो गई है और कहाँ से हुई है तो श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इसको बनाया है किसने? चेन्नई की निजी स्पेस कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है, इन्होंने ये हमारा अग्निबाण बनाया है और इसकी सफल टेस्टिंग अभी श्रीहरिकोटा से हो गई। और अगर इसकी बात करें तो इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 6 किलो न्यूटन के करीब का ये स्ट्रेंथ जनरेट करेगा और सेमी क्रायोजेनिक है। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 100 केजी तक के सैटेलाइट्स को ये जो लोअर ऑर्बिट्स होते हैं उनमें स्टेबल करने के लिए ये सक्षम है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें अग्निकुल कॉस्मोस की तो इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। कहाँ से? तो चेन्नई से। ठीक है, आगे देख। चलिए, हाँ, अब 1-2 आर्टिकल है यहाँ पे हमारे काम के, उसको देखते हैं। अभी जैसे हमने कल डिस्कस किया है कि S&P जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है उन्होंने हमारे रेटिंग को इम्प्रूव कर दिया है और जो आउटलुक है उसको चेंज करके अच्छे डायरेक्शन में बढ़ाया।
और उसमें जो हमारे असेसमेंट, जो हमारे आउटलुक जो उन्होंने रिलीज़ किया है, उसमें एक असेसमेंट, एक अच्छी बात कही कि 3 चीज़ों पे उन्होंने ये कहा। एक तो पॉलिसी स्टेबिलिटी, एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो ये हमारे इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के लिए एक पॉजिटिव चीज़ होगी। ठीक है, तो अगर इन्होंने अपने आउटलुक को चेंज किया है तो, और जो असेसमेंट दिया है उससे ये बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई है कि हो सकता है अगले 2 साल के अंदर ये हमारा रेटिंग जो है वो अपग्रेड कर दे। ठीक है, अभी हमारी जो रेटिंग है वो BBB है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए एक तरह से कहिए तो लोएस्ट रेटिंग है, ये लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है जो BBB है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि अपग्रेड करने के लिए मेन 2 मैट्रिक्स हैं जो कि जिसको कि आपको ध्यान में रखना होगा। पहला तो ये जो गवर्नमेंट का जो डेब्ट है उसको नीचे करना होगा आपको, और दूसरा ये कहा गया है कि जो इन्फ्लेशन है उसको आपको नीचे लाना होगा। तो अब ये कहा जा रहा है कि इन दोनों फ्रंट पे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का डेब्ट हो उसको नीचे लाने की बात हो या फिर इन्फ्लेशन को नीचे लाने की बात हो, इस दोनों फ्रंट पे सरकार ने अच्छा काम किया है। और उम्मीद ये रखी जा रही है कि आगे आने वाले समय में इस दोनों फ्रंट पे जो इनकी जो एक तरह से जो इनकी क्राइटेरिया है अपग्रेडेशन के लिए, वो हम फुलफिल कर ले जाएंगे। ठीक है, और इसमें एक डेटा है कि जो सेंटर का जो फिस्कल डेफिसिट था वो आपको याद होगा कि पेंडेमिक के टाइम में बढ़कर 9.2 के करीब हो गया था परसेंटेज ऑफ GDP, लेकिन उसको 23 और 24 के पीरियड में देखा गया, उसको ये घट के 5.8% हो गया है। ठीक है, और जो गवर्नमेंट डेब्ट का जो क्राइटेरिया उन्होंने बताया है कि 7% ऑफ GDP से नीचे होना चाहिए, तो वो भी हम आगे आने वाले समय में उसको हासिल कर लेंगे। ठीक है, और इन्फ्लेशन का भी जो टारगेट है उसको भी हम अच्छे से अचीव कर ले जाएंगे। और अपने असेसमेंट में उन्होंने एक बात ये भी कही है कि अगर हम अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट्स पे अगर कायम नहीं रहते हैं तो फिर से ये भी कर सकते हैं कि वो हमारे जो आउटलुक है उसको रिवाइज करके फिर से स्टेबल कर देंगे। ठीक है, तो अब यही है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो भी सरकार बनती है उसको अपने फिस्कल कंसोलिडेशन पे काम करना होगा। जो डेफिसिट को 4.5% से नीचे लाने की बात है उसको भी करना होगा, और एक फ्रेश रोड मैप आगे रखना होगा कि वो किस तरह के जो रिफॉर्म्स हैं उसको लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और कैपिटल स्पेंडिंग भी जो है उनको वो सस्टेन रख पाएंगे। तो ये था इसके में। और एक ये न्यूज़ है हेल्थ वेव एंड वर्कर। तो अभी आप देख रहे होंगे हीट वेव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और जगह जगह पे काफ़ी हाई टेम्परेचर भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, और उसी बीच में दिल्ली में खास करके बहुत ज़्यादा इसकी परेशानी बढ़ी है, और अभी हाल में एक वर्कर की डेथ भी रिपोर्ट की गई है। तो उसके बाद थोड़ा कंसर्न लोगों का और इनके प्रति बढ़ गया है। और इस बीच जो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने ये घोषणा की है कि जो जो पीरियड होता है जो सबसे ज़्यादा जिसमें कि हीट वेव से अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, जनरली इसको माना जाता है 11 AM to 2 PM। तो कहा गया कि इस बीच में या तो उनको ब्रेक दे दिया जाए और जो उनका जो वर्किंग आवर्स है उसको रीशेड्यूल किया जाए। ठीक है, तो ये बात उनके लिए कही गई है। तो अब इस पूरे हीट वेव और जो एक्शन प्लान्स हैं उनको हम एक वर्कर के पर्सपेक्टिव से इस आर्टिकल में देखने की कोशिश की है, और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं जिसको कि इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो हम मेन उन पॉइंट्स को देखेंगे जिसको कि हम अपने आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने बहुत जगह जो हीट एक्शन प्लान्स हैं उसकी लिस्ट जनरली पब्लिक करती हैं और उसके हिसाब से लोगों को कहते हैं कि मेजर्स लेने की ज़रूरत है और अपनी सेफ्टी को ध्यान रखने की ज़रूरत। तो इस आर्टिकल के माध्यम से ये कहा गया है कि जितने भी हीट एक्शन प्लान्स हैं उनमें खास करके वर्कर्स जो कि इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो सिटीज़ में काम करते हैं उनके लिए कुछ खास बातें नहीं रखी गई है, और अगर कहीं मेंशन है भी उनका तो उनको केवल आउटडोर वर्कर्स के एज ए मेंशन है। ठीक है, और इसमें यही कहा गया है कि जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं वो चाहे इंडोर एक्टिविटी करें या आउटडोर एक्टिविटी करें, उनके कंसर्न्स को आपको ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है,
और सबसे बड़ी बात इसमें ये कही गई है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, खास मिनिमम, जैसे कि पीने का पानी हो, ठीक है, शेड लगा हुआ, उसके बाद मतलब जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको प्रोवाइड कराने होंगे। और उसके बाद उन्होंने जो पॉलिसी मेजर्स के लिए बात की है, उसमें अब जो हीट वेव्स पे का जो इम्पेक्ट है वर्कर्स पे, उसको लेके इन्होंने कहा है कि कुछ मेजर्स हैं जो आप ले सकते हैं और इसको अपनी पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उनको बारी बारी से हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो ये कही गई है कि जो हीट वेव्स हैं उनको अब आप प्रोलॉन्ग्ड डिजास्टर की तरह इमेजिन करिए। और इससे क्या होगा कि जो आप छोटी मोटी गाइडलाइंस अभी इशू करते हैं, तो अगर आप उनको प्रोलॉन्ग डिजास्टर्स मानने लगेंगे तो आप उसके लिए फिर लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने लगेंगे और जो क्लाइमेट एक्शन प्लान्स हैं उसमें उनको आप इंक्लूड करने लगेंगे। ठीक है, और बाद में फिर क्या होगा कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो फिर बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आपको MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और MOLE, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ मिलकर एक पॉलिसी फ्रेमवर्क आप तैयार कर सकते हैं। पहली बात तो ये कही गई है। दूसरी बात ये कही गई है कि जो भी आपके इनफॉर्मल वर्कर्स की जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको आपको इस पे इंक्लूड करना होगा, अर्बन एरियाज़ में भी, और जो नेशनल लेवल है उसके लिए भी आपको गाइडलाइंस जारी करनी होगी जो कि आगे पॉलिसी के फॉर्म करने में वो हेल्प करेंगे। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने ये कही है कि जो इंडोर और आउटडोर वर्क नेचर है उसको अच्छे से डिफाइन करने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं कि केवल आउटडोर वर्कर हैं जिनको कि एक्सट्रीम हीट का सामना करना पड़ता है, बहुत जगह इंडोर वर्कर्स भी होते हैं, उनको भी एक्सट्रीम हीट का सामना करना होता है। ठीक है, चौथी बात इन्होंने इस आर्टिकल के माध्यम से ये कही है कि जब आप कोई किसी भी तरह का एक्शन प्लान बनाते हैं तो उसमें आपको वर्कर कम्युनिटीज़ और जो वर्कर्स हैं उनके कंसर्न्स की भी आपको आवाज़ ध्यान में देनी होंगी। तो अगर आप किसी तरह का एक्शन प्लान बना रहे हों तो आपको वर्कर वेलफेयर बोर्ड्स और जो टाउन वेंडिंग कमिटीज़ हैं, इन तरह के इंस्टीट्यूशन से उनके रिप्रेजेंटेटिव को रखना होगा और उनके कंसर्न्स को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और पांचवी बात इन्होंने ये कही है कि वीमेन वर्कर्स के कंसर्न आपको ध्यान देने होंगे। ठीक है, तो जो हीट स्ट्रेस प्लान्स बनाने होंगे, तो जो भी हीट स्ट्रेस प्लान आप डिवाइस करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें आपको वीमेन वर्कर के लाइव और उनकी सफरिंग पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक सिक्स्थ पॉइंट पे इन्होंने ये बताया है कि हीट वेव्स की वजह से 3 इनकम, एक सेकंड, तो जो छठी बात इन्होंने रखी है वो ये कि हीट वेव्स जो हैं वो 3 चीज़ों पे ज़्यादा असर डालती हैं। उनका निगेटिव इम्पैक्ट है इनकम पे, हेल्थ पे और लाइवलीहुड पे। तो जो वेलफेयर मेजर्स आप इसके थ्रू लेने वाले हैं तो उनमें आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में कंपनसेट आपको अच्छे से करना होगा। ठीक है, इसमें आपको वर्कर्स के लिए प्रोटेक्शन आपको देने होंगे और जिसमें कि स्टेट इंटरवेंशन भी होना चाहिए और जो एम्प्लॉयर हैं जो उनको अपने यहाँ बहाल करते हैं, नौकरी पर रखते हैं, उनके कंट्रीब्यूशंस की ज़रूरत इसमें पड़ेगी। ठीक है, तो और सातवीं बात ये रखी गई है कि जो भी हम लेबर लॉज में और लेबर कोड्स में जो रिफॉर्म्स लाने की हम बात कर रहे हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करते समय हमें इनफॉर्मल वर्कर्स और जो भी क्लाइमेट चेंज का जो इम्पेक्ट होता है उनके वर्क कल्चर पे, उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको और इस आर्टिकल के माध्यम से जानने को मिली हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। RBI ने अभी जो रुपी अकाउंट है इंडिया के बाहर उसको खोलने के लिए एक तरह से अब परमिशन दे दी है और जो भी पर्सन्स रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो PROIs हैं, वो अब अपने रुपी अकाउंट वो इंडिया के बाहर खोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक ये बात बताई गई है कि जो स्पेशल अकाउंट्स हैं जैसे कि आपको SNRR जिसको कि आप कहते हैं
स्पेशल नॉन रेसिडेंट रूपी, और एक होता है SRVA, स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स। इनके माध्यम से भी FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी जिसमें अवेल की जा सकती है। ठीक है, तो ये न्यूज़ था। चलिए आगे देखते हैं। और ये एक न्यूज़ अभी देखने को मिला है कि जो RBI है उसका बैलेंस शीट लगभग 11% का ग्रोथ उन्होंने अभी दर्ज किया है। तो अगर RBI के बैलेंस शीट की बात करें तो ये एक तरह से हमारी जो इकोनॉमी है और जो हमारा जो उसके रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसका एक तरह से बैरोमीटर होता है। ठीक है, तो लग रहा है कि सब कुछ सही डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, चलिए। हाँ, एक ये न्यूज़ है, अभी आपको पता होगा इजरायली जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो फ़लस्तीन के कुछ पोर्शंस में अपना जो ऑपरेशंस चला रही हैं हमास के अगेंस्ट। उसमें अब जो न्यू एडवांसमेंट्स हुई हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस की, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि गज़ा और इजिप्ट के बॉर्डर से जो लगने वाला जो कॉरिडोर है जिसको कि बफर जोन भी कहते हैं और वो कहलाता है फिलाडेल्फी कॉरिडोर, उस पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। ठीक है, और इसके बारे में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ये कह रही हैं कि ये जो बफर जोन है वो काफ़ी रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम है, और अगर इस पे उनका कब्जा हो गया तो अब आप इस मैप में देखें तो आप ये पाएंगे कि जो गज़ा की जो बाउंड्री है वो अब केवल सब तरफ से इजराइल से है। ठीक है, तो यानी कि गज़ा का जो पूरा जो लैंड बाउंड्री है वो कंप्लीटली अब इजराइल के कंट्रोल में आ गया है। और जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है उसमें ऐसे सुरंगों का पता चला है जिनके थ्रू कि हमास गाजा में जो आर्म्स हैं उसकी सप्लाई करते थे। ठीक है, और जो स्ट्राइक्स हो रहे हैं इजराइल की तरफ से और जो वहाँ के जो PM हैं उनके एक तरह से बॉडी लैंग्वेज से ये नहीं लग रहा कि कहीं से भी जो रफ़ा पे जो उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई कि कैसे आप शरणार्थी कैंपों पर हमला कर सकते हैं, उनसे उन्हें नहीं लगता है कि कोई ख़ास फ़र्क हो रहा है। और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं तो इससे यही लग रहा है कि जो रफ़ा में जो वो कार्रवाई हुई जिसको कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि गलती से हो गया, उसको वो एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं आगे बढ़ते हुए। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है वो एक तरह से हमास के लिए लाइफलाइन था, है ना। अब थोड़ा हम देखें कि ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर है क्या। तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर एक तरह का बफर जोन है, और बफर जोन इसलिए कहते हैं कि जो इजिप्ट वाला जो इधर इलाका देख रहे हैं आप और इधर आप गज़ा देख रहे हैं, तो बीच में लगभग इसकी जो चौड़ाई है वो 100 मीटर्स है। ठीक है, 100 मीटर्स की चौड़ाई है, और गाजा की जो इजिप्ट से जो लगने वाली सीमा है लगभग इसको कह लीजिए 8 माइल के करीब है ये सीमा। तो ये ठीक है, तो इससे लगा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा गजा जो है वो केवल इजराइल से बॉर्डर शेयर करता है। अगर इतना स्ट्रेच को छोड़ दें जो कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, उसके अलावा गजा अपना बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ इजराइल से शेयर करता है। ठीक, ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। स्पेन में अभी एक वहाँ पे एमनेस्टी लॉ को पास किया गया है जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, जिसमें ये प्रोविज़न है कि जो कैटलन सेपरेटिस्ट है ना, जो कि 2017 में जो एक तरह से इस स्पेन से अलग होने की जो जनमत सर्वेक्षण की बात हुई थी, उसमें जिनको जो सेपरेटिस्ट पे जिन पे मुकदमे चले थे उनके लिए एक तरह से अब एमनेस्टी देने की बात हो रही है, और उसी कंट्रोवर्शियल बिल को स्पेन ने अभी
पास कर दिया है। ठीक है, तो इसमें जो बातें हुई है 2017 के तो इसमें जो बातें हुई है 2017 के सेसेशन बिड की, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो 2017 में बेसिकली हुआ ये था कि जो कैटालोनिया की जो पार्लियामेंट है, उन्होंने अपने यहाँ पोलिंग करवाई और ये कह दिया कि हम अब पूरी तरीके से अब आज़ाद हैं, मतलब स्पेन के अंदर हम नहीं हैं। और उसमें स्पेन ने इसका काफ़ी अपोज भी किया था, और स्पेन की जो सरकार है उन्होंने ये कहा था, जो इसके लीडर हैं, आपने यहाँ नाम देखा होगा, चार्ल्स पुइगडेमोंट। ठीक है, चार्ल्स पुइगडेमोंट। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम अपनी आज़ादी चाहते हैं और हम आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन स्पेन सरकार ने उन्हें वार्न किया था कि आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो एक तरह से जो संवैधानिक संकट था स्पेन में, उसमें खड़ा हो गया था, और स्पेन की सरकार ने इसको पूरी तरीके से इस बात को खारिज कर दिया गया था। ठीक, तो उसके पीछे भी अगर हम जाएं तो आपको ध्यान में होगा 2015 में वहाँ पे स्पेन में हुआ था चुनाव, जिसमें कि जो कैटालोनिया के जो सेपरेटिस्ट हैं उनको जीत मिली थी, और उसी दौरान उनको ये कहा गया था कि जो कैटालोनिया है उसको आज़ाद कराने के लिए हम एक रेफरेंडम करवाने वाले हैं। ठीक है, और इसके और पीछे जाएंगे तो आपको ध्यान आएगा कि 1977 में जो डिक्टेटरशिप से जो आज़ाद हुआ था स्पेन, उसके बाद से ये सब एक बड़ा पॉलिटिकल, एक तरह से संवैधानिक संकट खड़ा हो गया था वहाँ। तो स्पेन के काफ़ी प्रोस्पेरस इलाका ये रहा है कैटालोनिया हमेशा से, और 1939 से लेकर 75 के बीच में एक जनरल थे फ्रांसिस्को फ्रैंको, तो उनके अंडर जब रूल था तो उन्होंने कैटालोनिया की जो एक तरह से सॉवरेनिटी थी उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दी थी। ठीक है, तो फिर बाद में 78 के बाद फिर से इसको स्वायत्तता देने की बात आगे बढ़ने लगी, और लोगों ने इसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया। फिर बाद में वहाँ पे 2006 में इनको एक अधिनियम लाके कैटालोनिया की जो पावर्स थे और उनकी जो स्वायत्तता थी उसको एक तरह से बहाल कर दिया गया। ठीक है, लेकिन बाद में फिर 2010 में स्पेन ने वो सारे पावर्स उनसे वापस ले लिए, और जिसके बाद फिर से इसके अलग होने की बातें आगे बढ़ने लगी थी। अब नया वहाँ पे एक एमनेस्टी लॉ पास किया गया है, तो जो कैटालोनियन जो सेपरेटिस्ट हैं उनके एक तरह से उनको अब माफ़ कर दिया जाएगा, और जो इनके उस समय के जो लीडर थे वो जो बाहर हैं वो अब उनके एक तरह से वतन वापसी के रास्ते खुल गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी रिसेंट में 2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें कि टर्बुलेंस देखने को मिला है फ़्लाइट्स में। ठीक है, एक तो इंसिडेंट था सिंगापुर एयरलाइंस की जो फ़्लाइट थी जो लंदन से सिंगापुर की थी, और उसमें एकदम से टर्बुलेंस आया और एक आदमी की मौत हो गई और कई सारे इसमें घायल हो गए। फिर एक रिसेंट और हुआ कि कतर एयरवेज की एक फ़्लाइट थी डबलिन से दोहा की, ठीक, उसमें भी ये सिचुएशन देखने को मिला टर्बुलेंस का। ठीक है, तो अब देखते हैं थोड़ा सा टर्बुलेंस का जो केस है उसको थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से, जो हमारे काम का चीज़ है उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो टर्बुलेंस होने का जो सबसे कॉमन जो कारण है वो है कि कोई भी फ्लाइट आपकी जब बादलों से गुजरती है तो वहाँ पे, तो इसमें होता क्या है कि जो फ्लाइट है वो हिलने लगता है, और अचानक से ये झटके जो हैं वो काफ़ी तेज़ हो जाते हैं, जिससे अगर किसी ने सेफ्टी मेजर्स जैसे कहा जाता है कि आप सीट बेल्ट्स लगा कर रखिए, और किसी ने अगर उसे खोल दिया है या उसने लगाया नहीं उसे, तो वो आदमी फ्री है, सीट पे बैठा हुआ है, वो किसी तरह से बॉन्डिंग में नहीं है, तो वो अगर टर्बुलेंस काफ़ी तेज़ होगा, बहुत तेज़ प्लेन हिलेगा, तो वो अपने सीट से इधर उधर हो जाएंगे। और उसी में ये जो अभी इंसिडेंस देखने को मिला था सिंगापुर एयरलाइंस वाली फ़्लाइट में, तो उसमें कहते हैं बहुत लोग उसकी छतों से जाकर टकरा गए, फ्लाइट मतलब हवाई जहाज़ की छतों से जाकर टकरा गए। तो इसलिए अगर आपको सीट बेल्ट लगाने कहा जाता है तो बिल्कुल आप उसे फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये है कि होता क्या है। तो टर्बुलेंस में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो प्लेन का जो एल्टीट्यूड है उस पर असर होता है, और दूसरी बात जो प्लेन की जो स्टेबिलिटी है वो कितना स्मूथली चल रहा है उस पर असर होता है। ठीक है, और कहते हैं कि जब बादलों से ये जब गुजरता है प्लेन, तो उसमें तब सबसे ज़्यादा टर्बुलेंस के चांसेस होते हैं जब हवाएं जो है ना ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर चल रही होती हैं।
ठीक है, तो इसके ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जनरली जो टर्बुलेंस होता है वो हल्का फुल्का होता है, लेकिन जब बड़े बादलों के अंदर से होकर गुजरता है तो उसमें फिर ये टर्बुलेंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और उसी में एक होता है क्लीन एयर टर्बुलेंस, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बादल में तो नहीं होता और उसको देखा भी नहीं जा सकता। और उस तरह के जो टर्बुलेंस है वो जनरली जेट स्ट्रीम के आसपास आपको देखे जा सकते हैं। ठीक है, और जेट स्ट्रीम को आप अगर सीधे सीधे समझें तो 40 से 50,000 फुट की ऊंचाई पर जो तेज बहती हुई हवाएं हैं उन्हीं को आप जेट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, अब ये है कि इसमें सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होते हैं। जो पायलट होते हैं उनको मौसम संबंधी जानकारियाँ अच्छे से दी जाती हैं, और वो रूट्स जो प्लान करते हैं पायलट, वो उन मौसम की जानकारियों की अच्छे से स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे कि क्लीन एयर टर्बुलेंस, जहाँ की काफ़ी ज़्यादा झटके देखने को मिलने की संभावना है, तो पायलट उन रास्तों से बचते हैं। ठीक है, और कहा जा रहा है इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है इसमें भी पार्ट है उसका, और कार्बन जो एमिशन है वो भी इसमें पार्ट अपना प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा उड़ानें भरते हैं तो इसलिए टर्बुलेंस की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो आसमान है वो जितना ज़्यादा बिजी होगा, है ना, तो टर्बुलेंस से बचने के लिए पायलट के पास जो तकनीक वो उनके पास उतनी कम होती चली जाएंगी, क्योंकि आप हवा में हैं तो और आपको दूसरे प्लेन्स भी होंगे तो उनका आप एक सेफ्टी डिस्टेंस आपको वो मेंटेन रखना होगा। तो ये सारी बातें थी, और इतना डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ें हमारे काम की हैं वो हमने देख ली हैं। आगे देखते हैं। चलिए, एक न्यूज़ था अभी आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा जो पोर्स वाला जो इंसिडेंट है पुणे का, वो काफ़ी हॉट डिबेट में बना हुआ है। और उसमें कैसे घटना हुई, उसके बाद किस तरह से मतलब जुडिशरी को या फिर जो जस्टिस सिस्टम है उसको किस तरह से हैम्पर करने की कोशिश हुई, उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है ये पुणे वाला केस। और इसमें एक बात हुई कि बाद में ये पता चला कि जो कल्प्रिट की जो रिपोर्ट थी, ब्लड रिपोर्ट, उसको चेंज कर दिया गया, और उसमें एक चीज़ निकल कर आई कि जो ब्लड में अल्कोहल की मात्रा काफ़ी पाई गई। तो अब हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर क्या होता है, अल्कोहल की मात्रा क्या होती है और वो कैसे डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो जनरली आपने भी देखा होगा कि जो ट्रैफिक पे जो होते हैं वो चेक करते हैं कि किसी ने अगर कोई शराब पीकर तो नहीं ड्राइव कर रहा है, ड्रिंक एंड ड्राइव का तो कोई केस नहीं है, तो उसमें एक मशीन होती है उनके पास जिसको बोला जाता है ब्रीथ एनालाइज़र। ठीक है, उसमें ब्लड में अल्कोहल के क्या कंटेंट है उसको चेक करते हैं वो, और उसमें मोटा मोटी ये कहा जाता है कि अगर 100 ml ब्लड में, ठीक है, अगर 30 mg तक अल्कोहल है तो वो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस माना जाएगा। ठीक है, तो अब जब कोई अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो फिर आपके सिस्टम में आता है और ब्लड में आ जाता है जब, तो सर्कुलेट होते हुए फिर जब वो लंग से गुजरने लगता है तो फिर वो आपके सांसों में भी आ जाता है, और उसी सांसों को एग्जामिन करते हैं और आपके ब्लड में अल्कोहल के कंसंट्रेशन को चेक करते हैं। तो एक बार जब अल्कोहल आपके बॉडी में चला आता है, ब्लड में आप चला आता है, तो आपके शरीर से बाहर निकलने के उसके 3 तरीके होते हैं। तो टोटल कंज्यूम क्या हुआ उसमें से अप्रॉक्स 5% जो है वो आपको टॉयलेट से, 5% सांसों के जरिए निकल जाता है, और बाकी का जो अल्कोहल है वो किस में चेंज हो जाता है, वो आपको एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही जो सांसों के जरिए जो निकलता है वो आपको चेक होता है ब्रीथ एनालाइज़र में। अब आप देखेंगे ब्रीथ एनालाइजर कैसे काम करता है, तो उसमें कुछ नहीं, आपको मशीन होती है और आपको बोला जाता है इसमें आपको एक्सहेल करना है, और आप जैसे एक्सहेल करते हैं तो आपके छोड़े गए एयर में वो आपका कंसंट्रेशन है, अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है तो वो फिर एक केमिकल सॉल्यूशन में जाता है, और उस केमिकल सॉल्यूशन में होता है पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो जो पोटासियम डाइक्रोमेट होता है वो जनरली होता है आपको रेड ऑरेंज कलर का। ठीक है, और जैसे ही उसमें अल्कोहल जाता है तो वो रेड ऑरेंज कलर चेंज होके अब हो जाता है ग्रीन कलर का। ठीक है, तो इस ग्रीन कलर की कितनी इंटेंसिटी होती है वो आपको होता है रिलेटेड टू द लेवल ऑफ अल्कोहल इन द ब्लड।
ठीक है। और बाद में फिर और अगर डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस ब्रीथ एनालाइजर में फोटो सेल्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है जो कि प्रोपोर्शनल होता है चेंज ऑफ कलर का, और फिर उसी जो चेंज ऑफ कलर है उसको आप एक वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है, और जो कि कहलाता है क्या, BAC, ठीक है, ब्लड अल्कोहल कंटेंट। तो इस तरह से ये ब्रीथ एनालाइजर काम करता है। और जैसे इसमें जानने की चीज़ है वो ये कि वो है पोटासियम डाइक्रोमेट, ठीक है, यही यूज़ होता है ब्रीथ एनालाइजर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये सारी बातें जो थी हमने करी हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि जो प्रज्ञानंदन हैं उन्होंने चेस के क्लासिकल फॉर्मेट में पहली बार मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये था हमारा आज का न्यूज़ डिस्कशन, और उसमें अभी आपने अभी देखा होगा एक टॉपिक जो कि चर्चा में बना हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। तो अभी हाल में कहीं पे एक स्पीच वगैरह दे रहे थे नवाज शरीफ, तो उन्होंने पहली बार ये कहा कि 1998 में जब हमने परमाणु परीक्षण किए थे, तो उसके बाद वाजपेयी साहब यहाँ पे आए थे अमन का पैगाम लेकर, और हमारे साथ उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन को साइन किया था। लेकिन ये अलग बात है कि हमने जो वो उस डिक्लेरेशन में जो बातें कही गई थी उसके खिलाफ काम किया, और जो शांति की जो बुनियाद रखी गई थी उसको हमने खुद ही अपनी तरफ से उसे खराब कर दिया। तो उसके बाद डिबेट में आ गया लाहौर डिक्लेरेशन, लाहौर घोषणा पत्र। तो उसके बारे में बात करते हैं। आपको याद होगा 20 फरवरी 1999 को जब दिल्ली से जब एक बस चली थी जिसका नाम रखा गया था सदाए सरहद, सरहद की पुकार। तो उस लग्जरी बस से जब अटारी बॉर्डर की ओर चली, तो उस समय ये लोगों के मन में एक उम्मीद थी कि इतने दिन से जो आपस में जो कड़वाहट है उसको एक तरह से कम करने के लिए कुछ प्रयास हो तो रही है, ठीक है। और वो अपने आप में इतना बड़ा डिप्लोमेटिक इनोवेशन था। तो जो बस से गए थे वो वाजपेयी साहब, तो उसमें अलग अलग फील्ड के भारत के अलग अलग पॉपुलर जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको वो लेकर गए थे। और वहाँ पहुँचने के बाद लाहौर में उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने साथी भारतीयों की सद्भावना और आशा लेकर आया हूँ जो पाकिस्तान के साथ स्थायी शांति और सौहार्द चाहते हैं। मुझे पता है कि यह दक्षिण एशिया के इतिहास में एक निर्णायक क्षण है, और मुझे उम्मीद है कि हम चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे। और इसका दुखद पहलू यही रहा कि फरवरी के आसपास की ये बात है, और उसके 2-3 महीने बाद ही अप्रैल मई में पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने जो ऊपर ऊंचाई पे जो कारगिल वाला इलाका है वहाँ पे पाकिस्तान के सैनिकों ने कब्जा जमा लिया है। तो उसके बाद फिर चीज़ें जंग की तरफ बढ़ गई, और लगभग 80-90 दिन का जो पीरियड था उसमें खूब ज़ोरदार जंग चली, और उसमें जो भी टेरिटरी उन्होंने कब्जाई थी हमारी, हमने उसे फिर से रिकैप्चर कर लिया था। लेकिन लाहौर घोषणा पत्र एक तरह से धज्जी उड़ गया था उसमें। तो उस पे 98 का पीरियड ऐसा था जिसमें कि भारत और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गए थे, ठीक है। और उन दोनों उस तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों में शांति प्रक्रिया को बहाल करने के लिए कुछ विचार विमर्श हुए, और एक डेट आया 23 सितंबर 1998, और इसमें एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें कि ये कहा गया है कि इस तनाव को कम कर दिया जाए जो न आपके हित में है न हमारे हित में है, और अपने अपने देश के नागरिकों की भलाई के लिए हम ये समझौता आगे बढ़ाएंगे। और इसी फाउंडेशन पे आगे जो वाजपेयी साहब की यात्रा हुई, और वहाँ पे साइन किया गया लाहौर घोषणा पत्र, और काफ़ी लंबे टूर पे वहाँ वाजपेयी साहब गए थे। और 21 फरवरी को इन्होंने ये लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया था। यहाँ पर इसकी कुछ मेन बातें हैं जिसमें ये रखी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि हम आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के मेजर्स लेंगे, विश्वास बहाली के उपाय करेंगे, यूएन के चार्टर्ड के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करेंगे, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन यानी कि परमाणु निःशस्त्रीकरण के बारे में जो अपनी प्रतिबद्धता है उसको आगे बढ़ाएंगे, पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का वातावरण बनाएंगे, और जम्मू कश्मीर का जो इशू है उसको केवल हम दोनों मिलकर ही उसको सॉल्व करेंगे, और एक दूसरे के इंटरनल मामलों में हम लोग इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और सार्क के लिए जो हमने 2000 का एजेंडा बनाया है उसको भी हम लोग उस पर काम करेंगे,
ठीक है। और जो आतंकवाद है, जो मानवाधिकार हनन है और मौलिक स्वतंत्रता है, इसकी बहाली के लिए हम काम करेंगे। और इसमें यह भी कहा गया था कि जो शिमला एग्रीमेंट है उसके जो कोर इश्यूज हैं उसको लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और शिमला एग्रीमेंट की बात करें तो ये कब हुआ था, ये हुआ था आपको 3 जुलाई 1972 में, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसमें साइन किन्होंने किया था, यानी आपको बताना है इंडिया की तरफ से किसने किया था और पाकिस्तान की तरफ से किसने किया था, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी लाहौर डिक्लेरेशन की। चलिए एक इमेज ये है, ये आखिरी न्यूज़ है, इसको हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। ये है इंडियन आर्मी की मेजर राधिका सेन। तो ये अभी चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इनको संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सम्मानित किया गया है और 2023 के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको नवाजा गया है। और ये जो इनको अवार्ड मिला है वो मिला है संयुक्त राष्ट्र के जो पीस मिशन होते हैं उसमें जेंडर इक्वालिटी और वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।